हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूपी ट्रिपल एस सी बंद दरोगा मुख्य परीक्षा 2023 के पहले चैप्टर को हम लोग देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में आधा चैप्टर समाप्त कर चुके थे। आज सेकंड पार्ट है, इसमें हम लोग जहाँ से समाप्त किए थे वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं बिना देरी किए। इसमें पहला हेडिंग है वन से संबंधित उद्धरण। इसमें किसने क्या कहा था वही सब यहाँ देखना है। तो पहला है इसमें, पृथ्वी हर आदमी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रदान करती है, लेकिन हर आदमी के लालच को नहीं है। ये कथन जो कहा था वो महात्मा गांधी जी ने कहा था। आगे, प्रकृति में गहराई से देखो और तब तुम सब कुछ बेहतर समझ पाओगे, ये कहा था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। उसके बाद है, प्रकृति हमेशा आत्मा के रंग पहनती है, इसको कहा था राल्फ वाल्डो इमर्सन। आगे है, प्रकृति सादगी से प्रसन्न होती है और प्रकृति कोई डमी नहीं है, इसको कहा था आइजैक न्यूटन ने। मतलब आइजैक न्यूटन का कहना है कि प्रकृति सादगी से प्रसन्न होती है और प्रकृति कोई डमी नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे, हेडिंग है आगे बढ़ने का रास्ता। इसके अंतर्गत शर्तों और अवधारणाओं पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि नीति उन अवधारणाओं को नियोजित करती है जिन्हें एक सदी पहले खारिज कर दिया गया था। पर्यावरण और वनों के संरक्षण के लिए अच्छी तरह से एकीकृत और कुशलता से कार्यान्वित पहल आवश्यक है। अब आ गया वन रिसर्च सेंटर ऑफ स्थिति को देखेंगे कहाँ कहाँ स्थित है। तो पहला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, ये स्थित है देहरादून उत्तराखंड में। दूसरा है भारतीय प्लाट उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, ये बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। आगे है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये स्थित है भोपाल में मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट है भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, स्थित है देहरादून उत्तराखंड में। जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान, ये अल्मोड़ा उत्तराखंड में स्थित है। उष्णकटिबंधीय वनस्पति और अनुसंधान संस्थान, ये तिरुवनंतपुरम केरल के स्थित है। आगे हम लोग देखेंगे भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में। ये रिपोर्ट 2 साल में एक बार आता है, निकाला जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको भी। इसमें है, यह भारत के वन और वृक्ष आवरण का आकलन है। इस रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यानी 2021 में आया है रिपोर्ट इसका, अब आएगा 23 में इस साल। ठीक, तो इसको हम लोग देखते हैं। वर्ष 1987 में पहला सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ था। वर्ष 2021 में भारत वन स्थिति रिपोर्ट का यह 17वां प्रकाशन है। ISFR का उपयोग वन प्रबंधन के साथ साथ वानिकी और कृषि वानिकी क्षेत्रों में नीतियों के नियोजन एवं निर्माण में किया जाता है। वनों की 3 श्रेणियों का सर्वेक्षण किया गया है, जिनमें शामिल है अत्यधिक सघन वन 70% से अधिक चंदवा घनत्व, मध्यम सघन वन 40 से 70% और खुले वन जो हैं 10 से 40% हैं। स्क्रबस चंदवा घनत्व 10% से कम का भी सर्वेक्षण किया गया, लेकिन उन्हें वनों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया। आगे है वन भारत में वन क्षेत्र 2021। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा वन कितने क्षेत्रफल में फैला है और देश का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं कि एक तरह से कहा जाए तो तुलनात्मक ये सारणी है। इसमें देखिए पहले में दिया है वन श्रेणी 2019 में कितना था, 2021 में कितना था और 2021। ठीक है, और ये जो 2021 दो है इसको देखिए। ठीक है, क्षेत्रफल कितना था 2021 में और 2021 में देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत था, यही इसमें देखना है। सबसे पहले हम पहले वाले के देखते हैं। पहला है अति घने वन, तो इनमें है 99,278 और जो वर्ग का क्षेत्रफल है। ठीक है, ये वर्ग क्षेत्रफल एरिया दिया है, एरिया मतलब वर्ग मीटर में। तो ये है आपका 2019 का और ये है 2021 का। ठीक है, और देखिए 2021 में कितना है 99,779 और वहीं पे हम देखेंगे देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 3.04। ठीक, वैसे ही दूसरा है आपका मध्यम घने वन, तो 2019 में कितना एरिया था, तो 3,08,472। ठीक, उसी तरह 2021 में जो एरिया था इसका वो था 3,06,890 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर और वो देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है 9.33%। ठीक, वैसे ही अब तीसरा हम लोग देखेंगे खुले वन। खुले वन का जो 2019 में एरिया था वो था 3,04,499। ठीक, अब 2021 में कितना एरिया था, तो था 3,07,120 वर्ग किलोमीटर। आ रहा समझ में। और कुल देश के कितना क्षेत्रफल था, वो था 9.34। आगे है कुल वन क्षेत्र, इसमें 2019 में जो था एरिया वो था 7,12,249 वर्ग किलोमीटर। वहीं पे 2021 में देखें तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर था और कुल देश का 21.71% क्षेत्रफल था। अब आते हैं झाड़ियाँ।
तो झाड़िया इसमें जो इनका एरिया था 2019 में वो था 46,297 वर्ग किलोमीटर। वहीं पे 2021 में देखें हम तो इसका एरिया था 46,539 वर्ग किलोमीटर और देश के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत 1.42% था। अब आते हैं गैर वन क्षेत्र। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि 2019 में इसका वर्ग किलोमीटर मतलब एरिया कितना था, वो था 25,28,923 वर्ग किलोमीटर। वहीं पे 2021 में जो इनका एरिया था वो था 25,27,141 वर्ग किलोमीटर और वहीं पे देश के कुल क्षेत्रफल का 76.87% इनका प्रतिशत था। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं पहले का ISFR 2021 की विशेषताएं कौन कौन सी थी। इसमें देखेंगे इसने पहली बार टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर और गिर के जंगल जिसमें एशियाई शेर रहते हैं में वन आवरण का आकलन किया है। वर्ष 2011 से 2021 के मध्य बाघ गलियारों में वन क्षेत्र में 1 वर्ग किलोमीटर यानी 0.32% की वृद्धि हुई है, लेकिन बाघ अभयारण्यों में 22.6 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। इन 10 वर्षों में 20 बाघ अभयारण्यों में वनावरण में वृद्धि हुई है, साथ ही 32 बाघ अभयारण्यों के वनावरण क्षेत्रों में कमी आई है। अब आगे है बुक्सा जो है पश्चिम बंगाल में है, अन्नामलाई तमिलनाडु और इंद्रावती रिजर्व छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्र में वृद्धि देखी गई है, जबकि कंवल तेलंगाना, भद्रा कर्नाटक और सुंदरवन रिजर्व पश्चिम बंगाल में कमी हुई है। अब आगे है सर्वाधिक वृद्धि वाले 5 राज्य और सर्वाधिक कमी वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे वृद्धि वाले जो हैं वो है, पहला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो वृद्धि हुई है वो 647 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, वहीं पे तेलंगाना की देखें हम लोग तो 632 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। उड़ीसा राज्य में 537 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कर्नाटक में 155 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक, वहीं पे अगर देखें हम लोग तो कमी है तो अरुणाचल प्रदेश में 257 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। मणिपुर में 249 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। नागालैंड में 235 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। मिजोरम में 186 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है और मेघालय में जो है वो 73 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई है। अब आते हैं इधर, इसमें कर्नाटक है। कर्नाटक में 155 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है और झारखंड में 110 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। यानी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ सर्वाधिक वृद्धि वाले 5 राज्य जिनका वृद्धि हुआ है तो वो आपको दिख गया पूरा। एग्जाम में पूछता है सबसे ज़्यादा वृद्धि वाले कौन कौन से राज्य हैं जहाँ हुआ है, तो बताओगे आप लोग कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक और झारखंड राज्य हैं जिनमें वृद्धि हुई है। और वहीं पे कमी वाले राज्य अगर पूछ देता है तो आप बताओगे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। तो चलिए आगे देखते हैं अब इसके। अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक लगभग 97% वन आवरण है। क्षेत्र में वृद्धि देखेंगे पिछले 2 वर्षों में 1540 वर्ग किलोमीटर के अतिरिक्त कवर के साथ देश में वन और वृक्षों के आवरण में वृद्धि जारी है। भारत का वन क्षेत्र अब 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। यह देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है, जो वर्ष 2019 में 21.67% से अधिक है। वृक्षों के आवरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब हेडिंग है वनों में वृद्धि और कमी। इसमें देखेंगे वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों में तेलंगाना 3.07%, आंध्र प्रदेश 2.22% और उड़ीसा 1.04% है। वनावरण में सबसे अधिक कमी पूर्वोत्तर के 5 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में हुई है। आगे हेडिंग है उच्चतम वन क्षेत्र आच्छादन वाले राज्य। इसमें हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र है। आगे सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य को बताना है यहाँ पे। तो देखते हैं हम लोग, यहाँ पे पहला है मध्य प्रदेश, ठीक, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद महाराष्ट्र। ठीक, इसमें यही क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य कौन कौन से हैं। कभी कभार इनका क्रम पूछ देता है, नहीं तो केवल जैसे यूपी ट्रिपल के एग्जाम आप देने जा रहे हो तो केवल यही पूछेगा सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश आप लोग बताइएगा, क्रम पूछेगा तो इनका भी बताते चलिएगा। क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना होता है ये समय पूछता है, ठीक है। अगर पूछता है तो उत्तर प्रदेश का पूछ सकता है। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं न्यूनतम वनावरण वाले 6 राज्य। यहाँ पे भी हम लोग वही देखेंगे। अगर न्यूनतम वनावरण वाले राज्य पूछेगा तो आप लगाओगे हरियाणा, अगर क्रम पूछता है तो हरियाणा, पंजाब, गोवा, सिक्किम, बिहार, इन सबको बताओगे। अभी ऊपर जिस बात की
गई है वो बात यहाँ पे की जाएगी कि न्यूनतम वनावरण वाले राज्य कौन सा है सबसे, तो आप बताओगे हरियाणा। ठीक है, और कुछ ज़्यादा यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं, छठे पे है त्रिपुरा। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष 5 राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड है। ठीक, तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सबसे ज़्यादा कौन सा वाला राज्य है जहाँ पे वन आवरण पाया जाता है भौगोलिक क्षेत्र के। आ रहा समझ में? भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टि से अगर पूछेगा तो आप बताओगे मिजोरम। ठीक, चलिए आगे देखते हैं सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले 5 राज्य। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो पहला होगा मिजोरम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा मेघालय, चौथा मणिपुर और पांचवा नागालैंड। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। अब चलते हैं आगे, न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले 6 राज्य कौन कौन से हैं वो भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो पहला है हरियाणा, दूसरा पंजाब, तीसरा राजस्थान, चौथा उत्तर प्रदेश। ठीक, और पांचवा है गुजरात और छठा है बिहार। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे 6 राज्यों को देख लिए जहाँ न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले 6 राज्य हैं। देखिए यहाँ पे क्या अंतर है, यहाँ पे न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता के आधार पे, देखिए यहाँ पे दिया है प्रतिशत। ठीक, और एक क्वेश्चन बनता है कि न्यूनतम वनावरण वाले राज्य कौन से हैं। वनावरण वाले राज्य, उसके बाद आता है प्रतिशतता वाले राज्य, उसके बाद आता है सघनता की दृष्टि से। आ रहा समझ में? अंतर आप लोग समझ जाइएगा, याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले एक आता है कि सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य, उसके बाद आता है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से या प्रतिशतता के आधार पर। ठीक, और नेक्स्ट आता है क्वेश्चन वो है आपका कि सघनता के दृष्टि से कौन कौन से राज्य हैं, 3 हैं। तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ये प्रतिशतता वाले हैं। इसके पहले हम लोग पढ़े थे तो वो अधिकतम वनावरण, न्यूनतम वनावरण वाले राज्य। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। शब्द वन क्षेत्र सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार वन क्षेत्र की स्थिति को दर्शाता है। अब आ गया मैंग्रोव, उसमें देखेंगे मैंग्रोव में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। भारत का कुल मैंग्रोव आवरण अब 4992 वर्ग किलोमीटर हो गया है। अब विभिन्न प्रदेशों में मैंग्रोव कवर 2021 कितना कवर, कितना एरिया है और कितने की वृद्धि हुई है, इसमें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आएगा आपका पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन बनेगा सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वाला राज्य कौन सा है। ठीक, किस राज्य में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव पाया जाता है, इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है। तो आप सबसे पहले बताओगे पश्चिम बंगाल। ठीक, इसमें जो मैंग्रोव पूरा पाया जाता है वो है 2114 वर्ग किलोमीटर, और कुल मैंग्रोव कवर का जितना प्रतिशत है पश्चिम बंगाल में वो है 42.33%। वैसे ही दूसरे पे है गुजरात। गुजरात में जो मैंग्रोव का क्षेत्रफल है वो 1175 वर्ग किलोमीटर है। वहीं पे कुल मैंग्रोव कवर का प्रतिशत गुजरात राज्य में जो है वो 23.54% है। ठीक, अब आता है अंडमान निकोबार द्वीप। इसमें कुल मैंग्रोव का क्षेत्रफल जो है वो 616 वर्ग किलोमीटर है। वहीं पे कुल मैंग्रोव कवर का प्रतिशत जो है वो 12.34% है अंडमान निकोबार द्वीप में। ठीक, आगे है आंध्र प्रदेश। इसका जो मैंग्रोव का एरिया जो है वो 405 वर्ग किलोमीटर है और कुल मैंग्रोव कवर का प्रतिशत जो है 8.11 है। ठीक है, ऐसे ही हम दो देखेंगे। पांचवा जो महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र में जो है टोटल 324 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव का क्षेत्रफल है और 6.49 जो है वो कुल मैंग्रोव का क्षेत्रफल है। ठीक, उसके बाद प्रतिशत है, सॉरी, छठा है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में जो मैंग्रोव का क्षेत्रफल है वो 259 वर्ग किलोमीटर है। वहीं पे कुल मैंग्रोव का जो प्रतिशत है वो 5.19% है। सातवां है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है मैंग्रोव का जो क्षेत्रफल है वो 45 वर्ग किलोमीटर है और कुल मैंग्रोव का जो प्रतिशत है वो 0.90% है। ठीक, वैसे ही गोवा है। गोवा में मैंग्रोव का क्षेत्रफल 27 वर्ग किलोमीटर है और कुल मैंग्रोव का प्रतिशत जो है वो 0.54% है। वैसे कर्नाटक है। कर्नाटक में 13 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव का क्षेत्रफल है और वो जो कुल मैंग्रोव के क्षेत्रफल का जो प्रतिशत है वो 0.26% है। आगे है केरल। केरल में है 9 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव का क्षेत्रफल जो कुल मैंग्रोव क्षेत्रफल का 0.20% है। अब आता है दमन और दीव। इसमें जो 3 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और कुल मैंग्रोव के क्षेत्रफल का 0.06% दमन और दीव में पाया जाता है। उसके बाद है पुदुचेरी। पुदुचेरी में 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल मैंग्रोव का है जो कुल मैंग्रोव के क्षेत्रफल का 0.04% पाया जाता है पुदुचेरी राज्य में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग, देखते हैं नया हेडिंग, जंगल में आग लगने की आशंका। ठीक, इसमें देखेंगे 35.46% वन क्षेत्र जंगल की आग से ग्रस्त है। इसमें से 2.81% अत्यंत अग्निप्रवण है
7.85% अति उच्च अग्नि प्रवण है और 11.51% उच्च अग्नि प्रवण है। इसके बाद वर्ष 2030 तक भारत में 45 से 64% वन जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान से प्रभावित होंगे। सभी राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड को छोड़कर में वन अत्यधिक संवेदनशील जलवायु वाले हॉट स्पॉट होंगे। लद्दाख वनावरण 0.1 से 0.2% के सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। अब आगे है कुल कार्बन स्टॉक। देश के जंगलों में कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन होने के अनुमान है, जिसमें वर्ष 2019 से 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। वन कार्बन स्टॉक का आशय कार्बन की ऐसी मात्रा से है जिसे वातावरण से अलग किया गया है और अब वन पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर संग्रहित किया जाता है, मुख्य रूप से जीवित बायोमास और मिट्टी के भीतर और कुछ हद तक लकड़ी और अपशिष्ट में भी। अब बांस में वन, इसमें हम लोग देखेंगे वर्ष 2019 में वनों में मौजूद बांस की संख्या 13,888 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2021 में 53,336 मिलियन हो गई है। अब चिंताएं देखेंगे। चिंताएं में हेडिंग है प्राकृतिक वनों में गिरावट। इसमें देखेंगे मध्यम घने जंगलों या प्राकृतिक वन में 15,082 वर्ग किलोमीटर की गिरावट आई है। यह गिरावट खुले वन क्षेत्रों में 2621 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि के साथ साथ देश में वनों के क्षरण को दर्शाती है। साथ ही झाड़ी क्षेत्र में 5320 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो इस क्षेत्र में वनों के पूर्ण क्षरण को दर्शाता है। अब आगे देखेंगे बहुत घने जंगलों में 501 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब हेडिंग है पूर्वोत्तर क्षेत्र के वन आवरण में गिरावट। इसमें देखेंगे पूर्वोत्तर क्षेत्र में वन आवरण में कुल मिलाकर 1020 वर्ग किलोमीटर की गिरावट देखी गई है। पूर्वोत्तर राज्यों के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7.98% हिस्सा है, लेकिन कुल वन क्षेत्र का 23.75% हिस्सा है। पूर्वोत्तर राज्यों में गिरावट का कारण क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं, विशेष रूप से भूस्खलन और भारी बारिश के साथ साथ मानव जनित गतिविधियों जैसे कि कृषि को स्थानांतरित करना, विकासात्मक गतिविधियों का दबाव और पेड़ों की कटाई को उत्तरदायी ठहराया गया है। आगे है हेडिंग हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन। इसमें देखेंगे यह जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 8 मिशनों में से एक है। इससे फरवरी 2014 में देश के जैविक संसाधनों और संबंधित आजीविका को प्रतिकूल जलवायु परिवर्तन के खतरे से बचाने तथा पारिस्थितिक स्थिरता, जैव विविधता संरक्षण और भोजन, पानी एवं आजीविका पर वानिकी के महत्वपूर्ण प्रभाव को पहचानने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। अब आगे जो है हेडिंग है राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम नैप। इसके अंतर्गत देखेंगे इसे निम्नलिखित वन भूमि के वनीकरण के लिए वर्ष 2000 से लागू किया गया है। इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। नेक्स्ट हेडिंग है क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे इसे 2016 में लॉन्च किया गया था। इसके फंड का 90% राज्यों को दिया जाना है, जबकि 10% केंद्र द्वारा बनाए रखा जाता है। धन का उपयोग जलग्रहण क्षेत्र के उपचार, प्राकृतिक उत्पादन, वन प्रबंधन, वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन, संरक्षित क्षेत्रों व गांवों के पुनर्वास, मानव वन्यजीव संघर्षों को रोकने, प्रशिक्षण एवं जागरूकता पैदा करने, काष्ठ सुरक्षा वाले उपकरणों की आपूर्ति तथा संबंध गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है आपका हेडिंग वो है नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। इसके अंतर्गत देखेंगे इसे 2001 में मरुस्थलीकरण से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए तैयार किया गया था। इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। आगे है हेडिंग वन अग्नि निवारण और प्रबंधन योजना। इसमें हम लोग देखेंगे यह केंद्र द्वारा वित्त पोषित एकमात्र कार्यक्रम है जो विशेष रूप से जंगल की आग से निपटने में राज्यों की सहायता के लिए समर्पित है। अब देखेंगे विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों में वन क्षेत्र 2021। इसमें हम लोग जो राज्य होंगे उनको क्षेत्रफल, कुल वन क्षेत्रफल का 1% और 2019 की तुलना में कितना परिवर्तन हुआ है क्षेत्रफल में, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं लद्दाख राज्य में क्षेत्रफल कुल है 1,68,055 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल वन है 2,272 वर्ग किलोमीटर और क्षेत्रफल का जो प्रतिशत है वन का वो 1.35 है। वैसे 18 वर्ग किलोमीटर इसकी तुलना की जा रही है, तो 2021 से है। आगे है जम्मू कश्मीर में आप लोग देख लीजिए 54,624 वर्ग किलोमीटर, वहीं पे 21,387 वर्ग किलोमीटर और 39.15% और 29% है। वैसे ही अंडमान में देख लेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 8,249, ठीक है। वैसे ही दिल्ली में है 602
और दादर और नागर हवेली और दमन दीव में है 490 वर्ग किलोमीटर। तो इन सबको आप टेलीग्राम पे जाके PDF इसका देख सकते हैं, वहाँ से इसको समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पुदुचेरी है, पुदुचेरी में 114 वर्ग किलोमीटर है और 53.30 वर्ग किलोमीटर है। चंडीगढ़ है, उसके बाद लक्षद्वीप है। तो आगे देखते हैं कुछ प्रमुख राज्यों में वन क्षेत्र 2021। इसमें भी हम लोग देखेंगे कि राज्य क्षेत्रफल कुल वन और क्षेत्रफल का प्रतिशत वन और 2019 की तुलना में कितना परिवर्तन हुआ है वो है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का। ठीक, उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि क्षेत्रफल पूरा है वन का वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जबकि कुल वन है 14,818 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल का जो प्रतिशत है वो 6.15% है और 12 वर्ग किलोमीटर इसमें वृद्धि हुई है। चलिए अब देखते हैं मध्य प्रदेश का वैसे ही। ठीक है, देखते जाइएगा, इसका PDF हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप लोग इसका पता कर सकते हैं। मध्य प्रदेश है, उसके बाद बिहार है, उसके बाद झारखंड है, राजस्थान है और छत्तीसगढ़ है। चलिए देखते हैं आगे। अब आ गया वनों से संबंधित संगठन जो भी हैं उनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक एक करके। सरकार ने वन नीति के अंतर्गत वन विकास हेतु निम्नलिखित कार्य किए हैं। तो पहला कार्य है आपका पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। इसका गठन 17 सितंबर 1985 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के विशेष प्रयास द्वारा किया गया। यह मंत्रालय पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण एवं वन क्षेत्र का विकास करता है। दूसरा है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। इसमें देखेंगे इसका गठन वर्ष 1890 में किया गया, पुनः 1954 में इसका पुनर्गठन किया गया। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। यह पादप संसाधनों पर वर्गीकी और वनस्पतिक अध्ययन करने वाला देश का शीर्ष संगठन है। यह सर्वेक्षण पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना 1890 में लखनऊ में की गई। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के 4 क्षेत्र हैं, वो है पहला इसमें क है पूर्वी क्षेत्र। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1956 में की गई, मुख्यालय शिलांग में है। वैसे ही पश्चिमी क्षेत्र, इसकी स्थापना 12 दिसंबर 1955 को की गई, इसका मुख्यालय पुणे में है। और उत्तरी क्षेत्र है, इसकी स्थापना 1 अगस्त 1956 को की गई, इसका मुख्यालय देहरादून में है। अब देखते हैं दक्षिणी क्षेत्र, इसकी स्थापना 10 अक्टूबर 1955 को की गई, इसका मुख्यालय कोयम्बटूर में है। अब तीसरा है आपका भारतीय वन सर्वेक्षण, एग्जाम में बहुत पूछता है। इसका गठन 1 जुलाई 1981 को किया गया, इसका मुख्यालय देहरादून में है। आगे देखते हैं, इसके क्षेत्रीय कार्यालय शिमला, बेंगलुरु, नागपुर और कोलकाता में स्थित है। यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। पूर्वी क्षेत्र जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, मध्य क्षेत्र जिसका मुख्यालय नागपुर में है, उत्तरी क्षेत्र जिसका मुख्यालय शिमला में है, दक्षिण क्षेत्र जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। अब देखते हैं हम लोग भारत वन स्थिति रिपोर्ट, चौथा है। इसमें यह रिपोर्ट रिमोट सेंसिंग आधारित उपग्रह चित्रण के माध्यम से तैयार की जाती है। पांचवा जो हेडिंग होगा वो होगा भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। इसका गठन 1 जुलाई 1916 को किया गया, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। यह पशु विविधता के सर्वेक्षण संबंधी कार्य करता है। इसके 16 क्षेत्रीय केंद्र हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। यह एशिया का पहला संस्थान है जो अनुसंधान और केस स्टडी के आधार पर पढ़ाता है। यह संस्थान भोपाल, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ये था भारतीय वन प्रबंधन संस्था के रूप में, ये एग्जाम में पूछता बहुत है। अब नेक्स्ट जो है 7वां वो हेडिंग है भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद। इसकी स्थापना वर्ष 1987 में की गई। इस अनुसंधान परिषद के अंतर्गत निम्नलिखित केंद्र हैं, कौन कौन से हैं? सामाजिक वानिकी एवं पारिस्थितिकी पुनर्वास केंद्र प्रयागराज, वानिकी अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास केंद्र छिंदवाड़ा। 8वां हेडिंग है राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो। ठीक है, इसमें देखेंगे इसका गठन 1976 में किया गया और मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके 10 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। सॉरी, आप देखेंगे इस चैप्टर पर आधारित क्वेश्चन को। ठीक, अब वो विकल्पी के रूप में पहला है भारत में प्रथम वन नीति कब अपनाई गई? तो 1894 में अपनाई गई थी। ठीक, अब इनका जो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। दिया है आंसर कोष्टक में। भारत में प्रथम वन नीति ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा 1894 में अपनाई गई। भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में सम्मिलित है जिसके पास 1894 से ही अपनी एक सुस्पष्ट वन नीति है। अब दूसरा क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब लाई गई? तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर है सी 1952। अब इसके अंतर्गत कुछ जान लेते हैं तथ्य जो एग्जाम में पूछे जाएंगे।
यहाँ पे दिया है कोष्टक में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में लाई गई। इस नीति में 1894 की वन नीति के प्रमुख खंडों को बनाए रखा एवं स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय हित के आधार पर नए उद्देश्य जोड़े गए। तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत भागों को वनों से आच्छादित करने का लक्ष्य है? तो आपका है ये ऑप्शन सही होगा 33%। ठीक, अब इसके अंतर्गत देख लेते हैं क्या क्या दिया है। दिया है राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार भारत की कुल भूमि क्षेत्र का 1/3 33% क्षेत्र वाले क्षेत्र वनों से आच्छादित करने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय वन नीति वन भूमि के इष्टतम उपयोग पर बल देती है। ये जो कोष्टक में दिया गया है बॉक्स में, ये जरूर आप लोग देख लीजिएगा, उससे रिलेटेड होता है और उस क्वेश्चन के आंसर का स्पष्टीकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत निम्न कथनों पर विचार करें। तो एक एक कथन को हम लोग देखते हैं। पहला है, इस नीति के तहत वनों को संरक्षण वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन और ट्री लैंड्स में वर्गीकृत किया गया है। दूसरा है, इस नीति के तहत वनों को राजकीय वन, सामुदायिक वन और निजी वन में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा, केवल इसमें एक सत्य है पहला। ठीक है, अब इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं क्या दिया है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 ने कार्यात्मक रूप से वनों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, जो इस प्रकार है। पहला है वन संरक्षण वन, उसके बाद राष्ट्रीय वन, उसके बाद ग्राम वन, उसके बाद ट्री लैंड्स। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में वनों को उसके स्वामित्व, प्रशासन एवं प्रबंधन की दृष्टि से कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में बांटा गया है। अब इस क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देख लेते हैं। भारत के संविधान में वनों को उसके स्वामित्व, प्रशासन एवं प्रबंधन की दृष्टि से 3 वर्गों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है, राजकीय वन, सामुदायिक वन और निजी वन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सही सुमेलित करना है। तो इसमें हम लोग पूरा देखेंगे। ठीक, चलिए इसमें हम लोग ए है राजकीय वन, तो ए का जो मिलाया जाएगा वो आपका है, इसको हम लोग मिलाएंगे। इन पर पूर्णतः राज्य केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है राजकीय वन पे। अब बी है आपका सामुदायिक वन, तो सामुदायिक वन का हम लोग मैच कराएंगे, जो वो आपका है, इन वनों का प्रशासन स्थानीय निकायों के अधीन होता है। यानी ए को मिलाइए बी से, बी को ए से मिलाइए, और तीसरा जो बच जाएगा निजी वन, वो है ये वन व्यक्तिगत लोगों के अधिकार में होते हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग मिलाएंगे तीसरे से। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं 2, 1 और 3 जो होगा वही सही होगा। ऑप्शन देखते हैं 2, 1, 3, यानी बी वाला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यहाँ आप देखिए वही दिया है, स्पष्टीकरण दिया है इसमें। राजकीय वन का दिया है, इन पर पूर्णतः राज्य केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। सामुदायिक वन में इन वर्गों का प्रशासन स्थानीय निकायों के अधीन होता है। निजी वन में ये वन व्यक्तिगत लोगों के अधिकार में होते हैं। ठीक है, आगे है क्वेश्चन, भारत के संविधान में वनों को स्वामित्व, प्रशासन एवं प्रबंधन की दृष्टि से वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो जो सम्मिलित नहीं है उनको यहाँ पे बताना है, तो वह है संरक्षित वन। अब इस क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देख लेते हैं। संविधान में वनों को राजकीय वन, सामुदायिक वन एवं संरक्षण वनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वहीं ब्रिटिश शासनकाल में भारत के वनों को सुरक्षित वन, संरक्षित वन तथा अवर्गीकृत वन के रूप में बांटा गया था। तो इसका जो ऑप्शन जो हम लोग डी देखे हैं अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत वनों के कार्यात्मक वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो वो आपका निजी वन है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखते हैं इसका स्पष्टीकरण क्या है। तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत वनों के कार्यात्मक वर्गीकरण में संरक्षण वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन एवं ट्रीलैंड सम्मिलित है, जबकि निजी वन इस वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के उद्देश्यों में शामिल नहीं है। ठीक, तो इसमें हम लोग देखेंगे जो ए वाला ऑप्शन होगा वही सही होगा, यानी राष्ट्रीय वन नीति 1952 के उद्देश्यों में ये शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? तो जनजातियों के द्वारा की जाने वाली झूमी कृषि को प्रतिबंधित करना। ठीक है, और सब इस राष्ट्रीय वन नीति 1952 के उद्देश्यों में शामिल है, जो बी, सी और डी वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसका जो ऑप्शन सही होगा ये होगा। अब इस क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। इसमें है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के प्रमुख उद्देश्यों के तहत जनजातियों को समझा बुझाकर उन्हें मुख्य धारा में लाकर धीरे धीरे झूमी कृषि से अलग किया जाएगा, न कि झूमी कृषि को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाएगा। अतः कथन ए गलत है। साथ ही वन संसाधनों के प्रबंधन हेतु पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करना एवं वनों में पशुचारण को नियंत्रित करना भी इस नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत पर्वतीय भागों में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वनों का विस्तार आवश्यक माना गया है? तो ये जो माना गया है इसका आंसर हम लोग देखेंगे 60% है।
डी ऑप्शन। अब इसका स्पष्टीकरण देखेंगे। स्पष्टीकरण है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत पर्वतीय भागों में 60% भौगोलिक क्षेत्र पर वनों का विस्तार आवश्यक माना गया है, जिससे पारिस्थितिक संतुलन को कायम रखकर पर्यावरण स्थिरता को बनाए रखा जा सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत मैदानी भागों के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत क्षेत्र को वनों से आच्छादित करने का लक्ष्य है? तो 20% है। अब इस क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देख लेते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत मैदानी भागों के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20% भाग को वनों से आच्छादित करने का लक्ष्य है। साथ ही इसमें नदियों के किनारे एवं कृषि के अनुपयुक्त भूमि पर वृक्षारोपण का सुझाव दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा राष्ट्रीय वन नीति के प्रमुख उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें हम लोग जो देखेंगे डी वाला वही नहीं है, यानी पारिस्थितिकी संतुलन पर ध्यान न दिया जाए। इसको छोड़ के जितने भी हैं ए बी सी वाले वो इनके प्रमुख उद्देश्यों में सम्मिलित हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का स्पष्टीकरण क्या है। राष्ट्रीय वन नीति में मानव निर्मित वनों के क्षेत्र में वृद्धि, औद्योगिक उपयोग हेतु वाणिज्यिक लकड़ी की उपलब्धता में सुधार तथा वानिकी में शोध कार्य को प्रोत्साहन जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों को सम्मिलित किया गया है, ताकि पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखा जा सके। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय वन नीति नहीं है? तो ये आपका जो डी है, राष्ट्रीय वन नीति 1892, वही गलत होगा इसमें। और ए बी सी जो है, राष्ट्रीय वन नीति 1952, राष्ट्रीय वन नीति 1894, राष्ट्रीय वन नीति 1988, ये सही है। अब इस क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देख लेते हैं। भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसके पास 1892 से ही राष्ट्रीय वन नीति है। उपयुक्त विकल्पों में राष्ट्रीय वन नीति 1892 में नहीं है, शेष सभी विकल्प सही है। तो जो उसको छोड़ के डी को छोड़ के 3 थे वो इसके सही होंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसमें जो डी है वही सही हो जाएगा, मतलब सम्मिलित नहीं किया गया है, वनों उन्मूलन पर ध्यान नहीं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का स्पष्टीकरण, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन पढ़ना ठीक नहीं है, ज़्यादा समय लगेगा, तो इससे बढ़िया है कि स्पष्टीकरण को ही हम लोग पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का बचाव, पर्यावरण की देखरेख तथा सामाजिक वानिकी के तहत ग्राम सभा की जमीन पर पेड़ लगाना एवं वनों उन्मूलन पर रोकथाम जैसे प्रमुख उद्देश्यों को सम्मिलित किया गया है। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत बार पूछता है। कौन सा है? वो है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी। कभी ये इतना ही देता है नीरी कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसका जो आंसर ए होगा वो सही होगा, नागपुर। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का स्पष्टीकरण क्या है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी नागपुर में स्थित है। इसका उद्देश्य पर्यावरण और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। स्पष्टीकरण है, भारत में वन अनुसंधान देहरादून में स्थित है, वहीं राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर में स्थित है। आगे क्वेश्चन, पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए न्यूनतम वनावरण कितने प्रतिशत अनिवार्य है? तो 33% है, सी ऑप्शन सही होगा। अब इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं क्या है। पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए न्यूनतम वनावरण 33% अनिवार्य है, जो राष्ट्रीय वन नीति का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। वहीं पर्वतीय क्षेत्र में न्यूनतम वनावरण का लक्ष्य जो है 75% रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा, यानी शोध और प्रबंधन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, यही नहीं होगा। शेष जो है वो सही है। तो सीधे चलते हैं, इसका स्पष्टीकरण को पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत वनाग्नि एवं अतिचारण प्रबंधन एवं वनों के विस्तार तथा शोध एवं प्रबंधन को बढ़ावा देकर वनों की उत्पादकता को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। ठीक, तो इस तरह से पहला चैप्टर को हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, चूँकि 2 पार्ट में कंप्लीट हुआ है। अब आगे हम लोग दूसरे चैप्टर को कवर करेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक, और मेहनत से पढ़ाई जरूर करें, क्योंकि कभी भी मौका एक ही बार मिलता है जीवन में सफलता पाने के लिए। ये मौका आपको मिला है, इसको हाथ से मत जाने दीजिए। ठीक, तो इसी के साथ जय हिंद।